स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड स्टेट के ग्रुप सी का एक प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जो कि ट्रेजरी विभाग से संबंधित था, यानी कि कोषागार से संबंधित था। तो टोटल क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे वो 100 थे। तो क्योंकि एक वीडियो में तो 100 के 100 क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, तो इसको मैं 3 पार्ट में आपके पास लाऊंगा। तो आज इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो को से आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि जो उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक आप इस पेपर के बेस पे एक आइडिया बहुत क्लियरली डिराइव कर सकते हो कि किस तरीके की आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि पहला क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। जैसे नेशनल लेवल पे होता है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो स्टेट लेवल पे होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे पास वो कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, नरेंद्र नगर, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो जो स्टेट काउंसिल का एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग का जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में। तो ज़्यादा अगर मैं आपके बार बताऊँ इसके बारे में तो तपोवन रोड, तपोवन में है, देहरादून में तपोवन में, यानी कि नाला पानी रोड के पास तपोवन में, यानी कि देहरादून में स्टेट काउंसिल ऑफ यानी कि SCERT का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में तपोवन में लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज लोकेटेड इन। ठीक है ना, उत्तराखंड स्टेट की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारे पास हल्द्वानी, नैनीताल। हल्द्वानी कहाँ पे है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो हल्द्वानी, नैनीताल। नेक्स्ट है हमारे पास की हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिसीव्ड पद्म भूषण एंड रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसको पद्म भूषण के साथ साथ रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं दीप जोशी, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर घनानंद पांडे और चौथा ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना, तो आपको ये बताना कि इनमें से किस पर्सनालिटी को ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं, पद्म भूषण भी और रमन मैग्सेसे भी। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि पद्म भूषण जो है वो इंडिया का 3rd टॉप सिविलियन अवार्ड है। जैसे टॉप सिविलियन अवार्ड इंडिया का क्या होता है? भारत रत्न पहले नंबर का अवार्ड है, दूसरे नंबर का अवार्ड होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का अवार्ड होता है पद्म भूषण और चौथे नंबर का अवार्ड होता है पद्म श्री। तो तीसरे नंबर का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। और जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है, वहाँ के दिवंगत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर। तो चंडी प्रसाद भट्ट, तो उत्तराखंड राज्य से चंडी प्रसाद भट्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण के साथ साथ रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास की एज पर 2011 सेंसस द फीमेल लिटरेसी परसेंटेज ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं का जो साक्षरता दर थी उत्तराखंड में वो कितनी थी? तो देखो कि उत्तराखंड में जो महिलाओं की जो साक्षरता दर थी इस सेंसस के अकॉर्डिंग वो थी 70.01%, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच प्लेस इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी जगह रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे पास ऑप्शन है कोडियाला, हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून। तो देखो कि कोडियाला जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो है ऋषिकेश के पास वो है कोडियाला, जहाँ से कि बहुत ज़्यादा रिवर राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि औली इज़ अ फेमस प्लेस फॉर। औली उत्तराखंड में जोशीमठ के पास है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किस चीज़ के लिए प्लेस है, फेमस है? तो औली में क्या होती है कि स्कीइंग होती है, आइस गेम्स के लिए, मतलब जो होते हैं, तो बर्फबारी बहुत होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर स्कीइंग की जाती है। तो औली इज़ अ फेमस प्लेस फॉर स्कीइंग। ठीक है ना, आइस स्केटिंग के लिए यानी कि। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जौनसारी डांस फॉर्म। ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा एक जौनसारी नृत्य नहीं है? तो देखो अलग अलग डांस फॉर्म हमारे पास दी गई हैं, रासो, बराडी, ठुमकियाँ, झमेलो।
तो ये जो हमारे पास है इनमें से पूछा गया कि कौन सा जो है वो डांस फॉर्म जौनसार का नहीं है। देखो रासो, बराड़ी, ठुमकियाँ, ये डांस फॉर्म जो है ये जौनसार से रिलेटेड है। लेकिन जो झुमेलो है, झुमेलो ये जो है गढ़वाल का डांस फॉर्म है। गढ़वाल और कुमाऊं में ये डांस फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो जो झुमेलो है वो जौनसारी डांस नहीं है। इसके अलावा जैसे जैसे रासो दे रखा है यहाँ पे, बराडी दे रखा है, ठुमकियाँ, एक हारुल भी होता है। हारुल, हारुल HARUL, हारुल भी जो है वो डांस फॉर्म कहाँ का है, वो भी जौनसार का ही डांस फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि झुमेलो जो है वो जौनसारी डांस का फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जिम कॉर्बेट पार्क इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट। किन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जिम कॉर्बेट पार्क आता है? तो देखो पहला ऑप्शन है टिहरी देहरादून, फिर दूसरा है टिहरी पौड़ी, पौड़ी नैनीताल और हरिद्वार पौड़ी। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो जिन 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है उनके नाम है पौड़ी और नैनीताल। ठीक है ना, पौड़ी और नैनीताल के बीच में जिम कॉर्बेट पार्क आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द हाइट ऑफ कामेट माउंटेन। ठीक है ना, कामेट माउंटेन की हाइट पूछी गई है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 25,415 फीट, और ऑप्शंस भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। 25,410, 25,413, 25,414, 25,415। और इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मुझे पढ़ा हुआ है और मैंने सर्च भी किया, तो 25,446 फीट ज़्यादातर जगह मुझे 25,446 फीट कामेट माउंटेन की हाइट दिखी है। और अगर हम मीटर की बात करें तो 7,756 मीटर। तो कामेट माउंटेन की जो हाइट है वो 7,756 मीटर है, और अगर हम फीट में उसको चेंज करते हैं तो 25,446 फीट के करीब वो हाइट आती है, जो कि गिवन ऑप्शंस में कहीं पे भी नहीं है। तो शायद ये क्वेश्चन तो उस टाइम पे ऑप्शन ये कुछ एग्जाम में गलत हो गया होगा। ठीक है ना, तो जो मेरे हिसाब से जो कामेट माउंटेन की जो हाइट है वो 25,446 फीट है। फिर भी आप इसे अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू दरबान सिंह नेगी। ठीक है ना, दरबान सिंह नेगी। तो देखो दरबान सिंह नेगी उत्तराखंड से, देखो कि ये इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। विक्टोरिया क्रॉस जो है वो ब्रिटेन का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तो जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 6 भारतीयों को दिया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 6 भारतीयों को दिया गया था, उसमें से एक भारतीय जो थे वो उत्तराखंड से थे, जिनका नाम था दरबान सिंह नेगी। तो दरबान सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्चुअल नेम ऑफ पद्मश्री राइटर शिवानी। ठीक है ना, पद्मश्री राइटर शिवानी का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? ठीक है ना, तो इनका जो नाम है वो गौरा पंत। गौरा पंत जो अपना उपनाम लिखती हैं वो शिवानी लिखती हैं। तो पद्मश्री राइटर गौरा पंत का जो एक्चुअल मतलब कि गौरा पंत जो है वो उपनाम शिवानी से जानी जाती हैं। यानी कि एक्चुअल नेम ऑफ पद्मश्री राइटर शिवानी क्या है? गौरा पंत। ठीक है ना, एक्चुअल नेम ऑफ पद्मश्री राइटर शिवानी वॉज गौरा पंत। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, लीलावती, लक्ष्मी, सुमित्रा नंदन पंत और गौरा पंत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गौरा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर ऑफ इंडिया जो थी वो उत्तराखंड से थी और उनका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है ना, फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर ऑफ इंडिया वॉज बछेंद्री पाल फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, तो उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 9 नवंबर 2000। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंच केदार। जैसे उत्तराखंड में 5 केदार हैं, तो हमसे पूछा गया गिवन ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा एक पंच केदार नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो कि उत्तराखंड में जो पंच केदार हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं केदारनाथ है हमारे पास, ठीक है ना, केदारनाथ, कल्पेश्वर है और रुद्रनाथ है, ठीक है ना, तुंगनाथ है और मद महेश्वर है। ठीक है, तो जो पंच केदार हैं वो कौन कौन से हैं? केदारनाथ हमारे पास गिवन में ऑप्शन में है, कल्पेश्वर भी पंच केदार में आता है, रुद्रनाथ भी पंच केदार में आता है। तो यानी कि गोपेश्वर जो है वो पंच केदार में नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंच केदार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोपेश्वर। और दूसरी चीज आप आपको पंच केदार कौन कौन से हैं? केदारनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, इनके अलावा 2 और जो है वो हैं तुंगनाथ और मद महेश्वर।
नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वरी इज लोकेटेड इन। तो पाताल भुवनेश्वरी जो है, एक तो पहले मैं आपको बता दूं जो पाताल भुवनेश्वरी हैं वो क्या है, चूना पत्थर की गुफाएं हैं, नेचुरल प्राकृतिक गुफाएं हैं चूना पत्थर की, यानी कि नेचुरल केव ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है ना, जिनकी खोज जो की थी वो राजा ऋतुपर्णा ने की थी। तो ये जो पाताल भुवनेश्वरी जो लोकेटेड है वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। पाताल भुवनेश्वरी कहाँ पर लोकेटेड है, पिथौरागढ़। नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्पल ऑफ नंदा देवी इज इन। जो नंदा देवी टेम्पल है उत्तराखंड में वो कहाँ पर लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो जो नंदा देवी टेम्पल है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेमकुंड साहिब इज सिचुएटेड इन। हेमकुंड साहिब जो है वो सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चमोली। हेमकुंड साहिब इज लोकेटेड इन चमोली। हमारे ऑप्शंस थे शिमला, अल्मोड़ा, चमोली और नैनीताल। तो उत्तराखंड स्टेट में जो हेमकुंड साहिब है वो कहाँ पर लोकेटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है बिल गेट्स इज कंसर्न टू। बिल गेट इनमें से किससे संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड और विंडोज़। तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ठीक है ना, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो प्लेटफॉर्म जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे की कंपनी का है। तो बिल गेट्स जो कंसर्न किससे है, विंडोज़ से। जैसे एंड्रॉयड जो है गूगल का है, मैक जो है एप्पल का है, उसी तरीके से विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो है रिलेटेड किससे हैं, विंडोज़ से। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो देखते हो आप जैसे किलो जो हमारे पास फ़ोन होते हैं उनमें जीबी होता है, गीगाबाइट होता है, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो ये सब जो है मेमोरी की यूनिट है। लेकिन हर्ट्ज जो है वो मेमोरी की यूनिट नहीं है, ठीक है ना। हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्ले स्टोर। अब देखो प्ले स्टोर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्ले स्टोर तो वो है गूगल का एक प्लेटफॉर्म जहाँ से कि आप अलग अलग तरीके की ऐप्स को डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में। तो प्ले स्टोर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्ले स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब आपको दिया गया, यहाँ पे दिया गया, देखो एक तो इनके बीच में रिलेशन दे रखा है और हमें एक इनके बीच में रिलेशन फॉर्म करना है, एनालॉजी फॉर्म करनी है। यानी कि जैसे अस्थमा इज टू लंग्स। अस्थमा जिस तरीके से लंग्स से रिलेटेड है, तो देखो अस्थमा जो होता है वो लंग्स पे को इफेक्ट करता है। तो कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग को इफेक्ट करती है, तो वो करती है हमारी आईज को, ठीक है ना। जैसे कि आंखें आ जाती हैं तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको। तो द वे इन विच अस्थमा इज रिलेटेड टू लंग्स, इन द सेम वे कंजक्टिवाइटिस इज रिलेटेड टू आईज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे रीजनिंग का देखो एक क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास देख रहा 1, 4, 16, 64। तो आप देखते हो कि जैसे कि हर दूसरा नंबर जो है वो इंटू 4 हो रखा है। 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 यानी कि 256। तो जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 256, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक रीजनिंग। पहला ऑप्शन है AMB, फिर है FQX, KUZ। तो हमें बताना है कि इसी पैटर्न में अगर ये सीरीज चलेगी तो अगला ऑप्शन क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखते हैं रेखा AFK। तो देखो A फर्स्ट लेटर, BCDEF सिक्स लेटर, GHIJK 11th लेटर। तो देखो +5 हुआ ना, 1 + 5 6 + 5 11 + 5 16 आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट लेटर यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो 11 के बाद क्या हो जाएगा, 16। K के बाद LMNOP, तो पहला लेटर आएगा हमारे पास P। अब आप ऑप्शन देख लो कि क्या कोई ऐसा लेटर है, हाँ है। और देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा लेटर है जिसमें कि P है, तो हमें बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि बाकी 2 लेटर क्या होंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन पता चलेगा। क्योंकि देखो हमारे ग्रुप में पहला लेटर तो P होना ही चाहिए, तो क्या जरूरत है कि हमें टाइम वेस्ट करने की कि बाकी के 2 लेटर हम पता करें, क्योंकि वो हम तब पता करते अगर कोई 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें पहला लेटर P होता। लेकिन सिर्फ एक ही लेटर P है, तो हमें
अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है बी से दुगना है उम्र में, ठीक है ना। 3 years अगो ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी। 3 साल पहले ए जो था वो बी की एज का 3 times था। तो हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज क्या है, आज की डेट में ए की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो कि हम बजाय इसके कि इक्वेशन बनाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से कर लेना चाहिए। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि देखो एक ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं लेता, जैसे मैं 8 लेता हूं, अगर ए की एज प्रेजेंट एज 8 है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो बी यानी कि 4 साल का होगा। तो पहली कंडीशन के हिसाब से तो ये होगा। आगे क्या बोल रहा है, 3 साल पहले, तो अगर ए आज 8 का है तो 3 साल पहले 5 का होगा वो, तो 3 साल पहले ये कितने का होगा, 1 साल का। तो इस सिचुएशन में वो कह रहा था कि 3 साल पहले जो होनी चाहिए ए की एज वो बी की एज की 3 times होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है ना इस सिचुएशन में, क्योंकि या तो ए 5 साल का है और बी 1 साल का, या तो 5 times हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि 8। अगर मैं 12 को चेक करता हूँ, अगर ए 12 का है तो बी 6 का होगा, यानी कि ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 3 साल पहले ये 9 का रहा होगा और 3 साल पहले ये 3 का रहा होगा। तो देखो 3 साल पहले ए की एज बी की एज का हो गई ना 3 times, 3 into 3 9, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा अपना सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि आप ये इजीली इनको ऑप्शन से कर लो विदाउट फॉर्मिंग एनी इक्वेशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। हमें 4 चीजें दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से अलग से कौन सा ग्रुप को मेल नहीं करता है। तो देखो क्रिकेट, हॉकी, शटलकॉक और टेनिस। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं। लेकिन शटलकॉक क्या है, शटलकॉक बैडमिंटन में स्पोर्ट पे खेले जाने वाला एक टूल है शटलकॉक, जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शटलकॉक। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नंबर एक्स इन द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। फाइंड द नंबर एक्स इन द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। ये एडिशन प्रॉब्लम दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 835 प्लस 4x8 प्लस 9x4, इन सबको ऐड करके 22x7। तो हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो बिना कुछ आप इसमें अपना दिमाग लगाओ, इससे बेटर होता है कि हमेशा केवल इसमें ऑप्शंस पे चले जाओ। जैसे पहला ऑप्शन है 4, अगर मैं 4 लगाता हूँ यहाँ पे इसकी जगह, तो अब आप देख लो कि क्या बैठ रहा है, सही है। 5 और 8 13, 4 17 का 7 1 और 3 4 और 4 8 और 4 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जबकि ये तो 4 होना चाहिए था अगर हम x को 4 मान रहे हैं तो 4 तो नहीं है। तो वैसे ही अगर मैं अब 6 चेक करता हूँ सॉरी, तो अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पर, तो देखो 5 और 8 13 4 17 का 7 1 1 और 3 4 और 6 10 और 6 16, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 16 का 6 1 1 और 8 9 और 4 13 और 9 22। तो देखो हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि जो x की जगह पे नंबर आना चाहिए वो क्या नंबर आना चाहिए, 6, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हमारे पास दिया गया है आसाम ईटानगर, फिर दिया गया है नागालैंड शिलोंग, ठीक है ना। आसाम ईटानगर, नागालैंड शिलोंग। थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और इम्फाल, और फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर और इम्फाल, ठीक है ना। तो अब देखो कि यानी कि देखो ये प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, तो क्लियर सी बात है कि जैसे कि ये कैपिटल और ये सिटी से रिलेटेड है मतलब स्टेट और कैपिटल से रिलेटेड है। तो देखो मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल है, बाकी नागालैंड की शिलोंग नहीं है, आसाम की ईटानगर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की इम्फाल नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मणिपुर इम्फाल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन वॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्टेड। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि ये वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी की, इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जो स्टार्ट किया गया था वो 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो जो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को है वो है
पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। आपके पास कभी कंट्री का नाम भी आ सकता है, यहाँ पे तो सिटी आ गई, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट रोम की जगह वो इटली दे देंगे, जैसे जिनेवा की जगह स्विट्जरलैंड दे दिया, न्यूयॉर्क की जगह यूएसए दे दिया, और पेरिस की जगह फ्रांस दे दिया। तो आपका ऑप्शन उस केस में क्या हो जाएगा? फ्रांस। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर सिटीज़ दी गई हैं, तो रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो जो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, तो देखो कि इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, 30 क्वेश्चंस लिए हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, और 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड हैं। तो पूरे पेपर में जब हम करेंगे तो एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो उत्तराखंड से आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि 10 एक क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर से आते हैं किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में, और 15-20 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी से आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिक जीके से आते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि हिस्ट्री से पूछ लिया, कोई साइंस से पूछ लिया, कुछ भी। ठीक है ना। तो अभी ये पार्ट 1 था जिसपे मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। टोटल क्वेश्चंस इस पेपर में जो थे वो 100 थे। ठीक है, तो बाकी के 2 पार्ट में और बनाऊंगा जिसमें कि मैं इस पेपर को पूरा कवर कर दूंगा। तो इस पेपर के बेस पे आप केवल ये आइडिया लगाना कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है ना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाएं। तो जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।